फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को शुरू हुए 7वां महीना चल रहा है। ये 200 दिन की जंग अब तक हो चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 को फ़लस्तीन के जो रेसिस्टेंस ग्रुप्स हैं उन्होंने इसराइल के ऊपर हमला किया था और इसराइल के बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे हमले में। ये हमला बहुत बड़ा हमला था, इतिहास का सबसे बड़ा हमला कहेंगे इसराइल के ख़िलाफ़। ज़मीन, आसमान और समंदर तीनों तरफ से ये हमला हुआ था। कुछ लोगों को उस वक्त फ़लस्तीन के जो ग्रुप्स हैं वो अपने साथ बंधक बना करके ले गए थे। उनमें से बहुत सारे लोग अभी उनके पास मौजूद हैं। जंग जबकि 7वें महीने में चल रही है, तो उसी को लेकर के हम कुछ जानकारियाँ, कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ इस रिपोर्ट में शेयर करेंगे। ये तस्वीर जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग है उसमें सबसे अहम रोल इनका रहा है या इनके मुल्क का रहा है, जिसका नाम है ईरान। और ये ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं, जो अभी 3 दिन की अपनी सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हुए थे। पाकिस्तान में इनके कई सारे अहम समझौते हुए हैं ईरान और पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान से अपनी 3 दिन की जो सरकारी विज़िट थी उसको पूरा करने के बाद अब इब्राहिम रईसी ऑस्ट्रेलिया के लिए, श्रीलंका के लिए निकल चुके हैं। वहाँ पर उनकी ये सरकारी यात्रा है श्रीलंका की। ये इस्माइल हनिया है, जो हमास के पॉलिटिकल विंग के लीडर है, चीफ है। कुछ कैरेक्टर से हम आपको यहाँ पर पहले वाकिफ़ करा रहे हैं, उसके बाद अपनी खबर पे आएंगे। इस तस्वीर को आपने बहुत बार सोशल मीडिया में देखा होगा और ये बहुत ही फेमस चेहरा है, तस्वीर है, चेहरा नहीं कहेंगे क्योंकि चेहरा इसमें नज़र नहीं आता। और ये अबू उबैदा हमास के प्रवक्ता हैं। ये हमास की तरफ से जो भी मीडिया में खबरें आती हैं, जो भी स्टेटमेंट आता है, तो वो ये जारी करते हैं, अबू उबैदा। इनको आप पहचानती होंगे, किम जोंग उन। ये नॉर्थ कोरिया के शासक हैं, राष्ट्रपति हैं, दुनिया के ताकतवर लोगों में से एक हैं। ये जो तस्वीर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है, ये आज की तारीख के सबसे ताकतवर लीडर की है। जो दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर है, व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन में जंग चल रही है, 2 साल 24 फरवरी को पूरे हो चुके हैं और उसके बाद से ये जंग अभी जारी है। यानी तकरीबन 26 महीने 27 महीने की जंग यूक्रेन से लड़ रहे हैं। ये यूक्रेन में लड़ रहे हैं 26-27 महीने से। इनके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया है, अमेरिका है और नेटो के 31-32 मुल्क हैं। बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो इनका भी रोल हम डिस्कस करेंगे फ़लस्तीन की इस जंग में, मौजूदा जंग में। इस तस्वीर को सभी लोग पहचानते हैं। ये इसराइल के नोटोरियस प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो ज़ायनिस्ट हैं, ये उनमें से हैं। कट्टरपंथियों में भी उच्च कोटि के जो कट्टरपंथी होते हैं, ये वो वाले ज़ायनिस्ट हैं। हमारे यहाँ भी उसमें से कुछ लोग हैं जो एक संगठन विशेष को चलाते हैं। ये बड़ी अहम तस्वीर है, इसमें आप देख रहे हैं। ये जो दाएं हाथ पर हैं, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दगान, और उनके साथ जो सफ़ेद दाढ़ी में है, इस्माइल हनिया। तैयब अर्दगान तुर्की के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के एक ताकतवर लीडर हैं, वो स्टेटमैन हैं। वो जब कुछ बोलते हैं तो दुनिया उनको सुनती है, उनकी बात पे तवज्जो देती है, अहमियत देती है। उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं रूस के साथ, बहुत अच्छे रिश्ते हैं अमेरिका के साथ, बहुत अच्छे हैं इसराइल के साथ और चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं। अरब के बाकी मुल्कों के साथ भी अच्छे रिश्ते हुए हैं। सीरिया के साथ बड़ा तनाव था, लेकिन वो फ़िलहाल उनके ताल्लुकात अच्छे हैं सीरिया के साथ भी।
ग्रीस के साथ तनाव रहता है, ग्रीस के साथ फ़िलहाल तुर्की के अच्छे रिश्ते हैं, इनका रोल भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस सऊदी अरब, ये बेहद ताकतवर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं सब। आपको बता दें, शायद कम लोगों को जानकारी होगी ऐसी, ईरान से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है सऊदी अरब, मईशत में, अर्थव्यवस्था में और हथियारों के मामले में। लेटेस्ट जो वेपन्स हैं दुनिया में वो सब तकरीबन सऊदी अरब के पास मौजूद हैं। हर जगह से उसके पास चूँकि दौलत है तो ख़रीद लेते हैं। इतने हथियार हैं कि उनके रख रखाव और उनकी मरम्मत के लिए इनको लोग बुलाने पड़ते हैं पाकिस्तान से। साफ़ सफाई जब करना होती है, सऊदी अरब का इस जंग में बड़ा अहम किरदार रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम कुछ लोगों से यहाँ पर आपको वाकिफ़ करा रहे हैं। ये यमन की फ़ौज के प्रवक्ता हैं, यमन। तो हम इनको यहाँ पर यमन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपको बताने जा रहे हैं। एक कैरेक्टर से और मिलवाते हैं, इनको भी आप सभी पहचानते होंगे। ये बहुत ही ताकतवर मुल्क चीन के राष्ट्रपति हैं, शी जिनपिंग। चाइना का इस वक्त दुनिया में बोलबाला है, इकोनॉमी को या और मामला। चीन बहुत आगे बढ़ चुका है और उसकी रफ्तार को या उसकी ताकत को रोक पाना इस वक्त अमेरिका के बस का काम नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चलती रहती है। रूस, चीन एक ग्रुप में है और ईरान उनके साथ में है, नॉर्थ कोरिया उनके साथ में है और अरब के कई सारे मुल्क इस वक्त चीन और रशिया के ग्रुप में है। तो हमने कुछ जो तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं, उसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको बातें कुछ आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब आते हैं हम असल रिपोर्ट पर। जैसा कि हमने बताया था आपको शुरू में ही कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास यानी फ़लस्तीन के ग्रुप ने इसराइल के ऊपर हमला किया था। बहुत बड़ा हमला था, हज़ारों लोग उसमें इसराइल के मारे गए थे। ऐसे हमले की उम्मीद कभी इसराइल ने नहीं की थी, क्योंकि इसराइल दुनिया में बहुत ताकतवर माना जाता है। उसकी इंटेलिजेंस, उसकी सेना, तमाम चीज़ें अनोखी हैं जो किसी के पास है नहीं दुनिया में। तो उसको जिस तरह से मीडिया के एक सेक्शन के ज़रिए बताया जाता था, तो अजय देश था जिसको कोई नहीं जीत सकता है। हमास ने वहाँ पर हमला किया। उस दिन से जो जंग शुरू हुई है, आज 200 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और वो जंग अभी जारी है। 200 दिन की जंग लड़ने के बाद इसराइल कुछ भी हासिल नहीं कर सका। गाज़ा में उसने भारी तबाही की है, वेस्ट बैंक में भारी तबाही की है। इसराइल ने जो हमले किए हैं उससे सिविलियंस की जानें गई हैं। 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तमाम अस्पताल, रेफ्यूजी कैंप, स्कूल, कॉलेज, मदरसे, मस्जिदें सब तहस-नहस ख़त्म हो गए हैं। जंग रोकने के लिए कई दौर की बातचीत हुई और उस बातचीत में अमेरिका की तरफ से भी शुरू में बड़ी सख्ती बरती गई थी फ़लस्तीन के साथ, और इसराइल को उन्होंने समर्थन दिया था हर तरह से। इसराइल के साथ है वेस्ट और अमेरिका, उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है जो जानकारी किसी को न हो, सब जानते हैं। तो अमेरिका भी पूरी तरह से इसराइल के साथ खड़ा रहा। जंग शुरू हो गई थी। जंग के दौरान वेस्ट के लीडर्स, अमेरिका के लीडर्स, अमेरिका के खुफिया एजेंसी के लोग इसराइल जा रहे थे और अपनी यकजहती, अपनी तरफ से सॉलिडरिटी, यूनिटी, इत्तेहाद वहाँ पर जाहिर कर रहे थे इसराइल के साथ में कि हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। कभी कभी ज़बान जो है वो अटक जाती है, तो अभी एक शब्द को इस्तेमाल करते में बोलते वक्त थोड़ी प्रॉब्लम हुई।
जब ये सब कुछ जंग चल रही थी, तमाम बातें हो रही थी, तो रेजोल्यूशन आ रहे थे जंग रोकने के लिए। अमेरिका उसमें बार बार दखल देता था और वीटो कर दिया करता था। अमेरिका को भी उम्मीद थी कि शायद वो यानी इसराइल हमास को ख़त्म कर देगा और जल्दी बातें या चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। 7 अक्टूबर के बाद के हमले के बाद जब इसराइल ने अपना ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया, 20-22 दिन के इंतज़ार के बाद और तैयारी के बाद, तो इसराइल की तरफ से दावा किया गया था 1 हफ्ते के अंदर हम हमास का ख़ात्मा कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। 7 महीने हो गए, कुछ भी नहीं बिगाड़ सके हैं इसराइल की फ़ौज हमास का। ये हम आपको बता दें, जो ख़बरें आती हैं कि उनकी इतनी टनल्स डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं, या और जो उनके वास्ते से ख़बरें होती हैं उनमें से ज़्यादातर ख़बरें फेक होती हैं। हमास इंटैक्ट है, हमास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद था वो सब मौजूद है। और हमास की जो बाहर की टनल्स थी वो कुछ खेत वगैरह में जिनको जो इस्तेमाल से बाहर थी वो इनके हाथ लगी, चूँकि वहाँ से जा चुके थे छोड़ करके, तो खाली पड़े हुए थे। उनको इन्होंने पाने के बाद फिर ब्लास्ट वगैरह किए और दुनिया को बताया कि ये हमने इनको नुकसान पहुँचाया। असल में इसराइल ने क्या किया कि उन्होंने की शेलिंग, आसमान से हमले, हवाई हमले, और आम जो शहरी थे उनको उन्होंने टारगेट किया, जिससे फ़लस्तीन के आम लोगों की मौतें बहुत ज़्यादा हुई। अब जब ये मौतें हुई तो उनके बाद फिर जो प्रोटेस्ट हुए दुनिया भर में, उन प्रोटेस्ट से इतने बड़े हुए या और इतने ज़्यादा हुए कि न सिर्फ इसराइल की जड़ बुनियाद हिल गई बल्कि अमेरिका तक उससे हिल के रह गया। यूरोप के लोगों ने इस बार जो अपना हौसला जज्बा दिखाया है और फ़लस्तीन के साथ उन्होंने अपना इत्तेहाद दिखाया है, वो बेमिसाल है। यूरोप की सरकारें इसराइल के साथ खड़ी हुई हैं, वो एक पॉलिटिकल बात है, मगर यूरोप की जो आवाम है उसने सड़कों पर उतरकर अपने मुल्कों की सरकारों के ख़िलाफ़, हर मुल्क में ऐसा हुआ, हज़ारों नहीं लाखों लोग निकले और अपने सरकारों पर प्रेशर उन्होंने बनाया। अमेरिका के अंदर लोग निकले, वाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट हुए, अमेरिका के ऊपर उसको लेकर के प्रेशर हुआ, अमेरिका के ऊपर प्रेशर कायम हुआ, जंग चलती रही और लोग मरते रहे, फ़लस्तीनियों की शहादतें होती रहीं, दुनिया देखती रही, खामोश रहे। अब हमास ने हमला किया क्यों था, वहाँ से शुरू करते हैं हम। क्या ऐसा हुआ कि हमास को हमला करना पड़ा इसराइल पर? इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। अरब और इसराइल का करीब आना, अमेरिका जिस तरह से उनको अब्राहम एकॉर्ड के ज़रिए एक साथ लाना चाहता था, उनके एग्रीमेंट्स कराना चाहता था, और उसमें कहीं भी फ़लस्तीन की बात नहीं हो रही थी, उससे फ़लस्तीन के लोगों में जो ग्रुप्स हैं नाराज़गी थी। फिर एक G20 का समिट भारत के अंदर हुआ था, उसमें भारत के अंदर G20 समिट में एक ऐलान हुआ, इंडो अरब इसराइल कॉरिडोर, भारत से एक रास्ता बनाया जाएगा जो यहाँ से यूएई पहुँचेगा, यूएई के बाद फिर वो सऊदी अरब होते हुए फिर इसराइल होते हुए यूरोप में माल वगैरह एक दूसरे को इस तरह से ट्रेड करेंगे सब मिल करके। G20 के समिट में भारत के अंदर जब हुआ था पिछले साल 2023 में, तो जितने ग्रुप्स के 20 मुल्कों के जो सरबराह हैं, लीडर्स हैं, ज़्यादातर बड़े लीडर्स यहाँ आए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, यूके के प्राइम मिनिस्टर, टर्की के प्रेसिडेंट, यूएई के किंग, बहुत सारे बड़े लोग थे, ओमान के किंग थे।
चाइना के रिप्रेजेंटेटिव थे। अब चीन भी एक अपना जो ड्रीम प्रोजेक्ट है रोड एंड बेल्ट, वो बरसों से उस पर काम कर रहा है। वो दुनिया के 150 मुल्कों को एक साथ जोड़ता है। इंटरेस्ट का जब टकराव होता है तो फिर जाकर के वो कुछ और जगहों पर भी नज़र आता है, जो जैसा हम देख सकते हैं या कह सकते हैं इसराइल और फ़लस्तीन में जो नज़र आया टकराव। यूक्रेन और रशिया के अंदर जो जंग चल रही है वो भी इंटरेस्ट की जंग है। जैसे ही इसराइल के ऊपर हमले हुए और इसराइल ने उस पर जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू की, तो यूरोप के मुल्क और अमेरिका ये सब इसराइल के साथ खड़े हुए। अब लड़ाई किससे थी इसराइल की? एक संगठन से, किसी देश से नहीं, एक संगठन जिसके पास 30-40 हज़ार 50 हज़ार के करीब लड़ाके थे, उन्हीं से अभी तक जंग चल रही है। उसकी 7वां महीना है ये, और इन 7 महीने में इसराइल ने जो तबाही की है वो बेशुमार है। गाज़ा पट्टी में गाज़ा सिटी, गाज़ा के बाद फिर खान यूनुस, रफ़ा, सब तहस नहस कर दिए हैं। तमाम इमारतें वहाँ की ढा दी गई हैं। बच्चे, औरतें, मर्द जो वहाँ पर मौतें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अस्पतालों के अंदर से जो सामूहिक खबरें मिल रही हैं उसमें 300, 400 लोगों के दफन होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस जंग को रोकने के लिए इस जंग में कई सारी चीज़ें देखने को मिली हैं और उनसे लोगों को समझने में बहुत आसानी हो जाती है कि आगे दुनिया किस सिमत में जाने वाली है। नए वर्ल्ड ऑर्डर बनके तैयार हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस है। एक तरफ अमेरिका के साथी दोस्त मुल्क हैं, दूसरी तरफ रूस के साथ उसके अपने मुल्क हैं, दोस्त मुल्क। अब अगले कई सेंचुरीज तक शायद दुनिया इसी तरह से चलेगी, जंगें मुस्तकिल होती रहेंगी। फ़लस्तीन का मसला सुलझेगा नहीं सुलझेगा कोई नहीं जानता है। अमेरिका वीटो करता रहा बीच बीच में। अब अमेरिका ने जब कोशिश की, रमज़ान से पहले सारी बातें तय हो चुकी थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मुआहदा तैयार हो गया था, बाइडेन्स डॉक्ट्रिन तैयार हो चुकी थी, उसको साइन होना था। सिर्फ अमेरिकी प्रशासन की तरफ से ट्वीट कर बता दिया गया था कि एक 6 सप्ताह का सीज़ फायर होने जा रहा है, लेकिन वो नहीं हुआ। रमज़ान बीते, फ़लस्तीन के अंदर जो होना था वो जंगें चलती रही मुस्तकिल, लोग शहीद होते रहे। रमज़ान के बाद फिर इस दरमियान भी टॉक्स जारी रहे, बातचीत होती रही, रास्ते ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुए, राब्ते कायम रहे। जंग रोकने के लिए सऊदी अरब ने बड़ी कोशिशें की इस बार। ईरान ने बहुत मेहनत की है और इस ग्रुप का साथ दिया रूस और चीन ने। नॉर्थ कोरिया से हथियार हमास के पास पहुंचते रहे। ईरान के अपने जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला लेबनान में, सीरिया में उनके अपने संगठन, इराक में उनके अपने संगठन, लेबनान में हूसी। लेबनान की हम सीरिया यमन की बात करेंगे। यमन में हूसी। यमन और लेबनान, इन दो मुल्कों के जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला और हूसी, इन्होंने जो प्रेशर बिल्डअप किया इसराइल के ऊपर और जो उसको रगड़ा लगाया, उससे उसकी बहुत हालत ख़राब हुई है।
पूरी इकोनॉमी तहस नहस होकर रह गई है इसराइल की, बहुत उसको नुकसान हुए हैं। अमेरिका को खींच करके लाने की कोशिशें इसराइल करता रहा है कि किसी तरह से अमेरिका इस जंग में शामिल हो जाए। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ पूरा माहौल बना हुआ था। नेतन्याहू की कुर्सी अभी भी दांव पर लगी हुई है। हमास ने जब हमला किया था 7 अक्टूबर 2023 को, तब वो अपने साथ इसराइल के कुछ लोगों को ले आए थे। 100 से ज़्यादा अभी भी उनके पास मौजूद हैं। उनकी रिहाई के लिए इसराइल की तरफ से वार्ता की जा रही है। ईद के बाद इजिप्ट में ये बातचीत हो चुकी थी। कायरो में बैठे थे लोग, अमेरिका के लोग थे, इसराइल के लोग थे, फ़लस्तीन के, हमास के, कतर से, सभी जो भी उसमें पार्टियाँ हैं, सब बैठे थे, बातचीत हुई। इसराइल ने फिर उसको डिरेल किया। नेतन्याहू की जो कोशिशें हैं वो अपनी चेयर को बचाने के लिए जंग को खींचते रहना है, जंग को लौटते रहना है, जंग को जारी रखना है वाली है। वो जंग को नहीं रोकना चाहता है। अब यूरोप के जो मुल्क हैं उनके जो इंटेलिजेंस है, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है, वो कहती है कि इसराइल हमास को 2027 तक हरा नहीं पाएगा। तो ये 2024 से अगले 3 साल तक भी इसराइल अगर जंग लड़ता रहे तो हमास को नहीं हरा पाएगा। ईरान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था, जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। लेकिन ईरान और सऊदी अरब के बीच काफ़ी लंबे आपस में सियासी अख्तलाफात रहे हैं। मजहबी नहीं है, ये हम आपको बता दें, मसलकी नहीं है, मजहबी नहीं है, वो सियासी और कल्चरल डिफरेंसेस हैं। चीन ने उसको ख़त्म कराया 2023 में, दोनों के बीच समझौते हुए। ओमान और इराक़ की पहल पर वो तमाम चीज़ें तय हुई थी और चीन उसमें गारंटर बना। और सऊदी अरब और ईरान जब दोस्त हो गए तो उसके बाद अरब के अंदर जो डिस्प्यूट्स थे, जैसे सीरिया का डिस्प्यूट था, वो सॉल्व हो गया। यमन में जंग चल रही थी, सऊदी अरब वहाँ जंग कर रहा था, वो जंग ख़त्म हो गई। चीन और रूस पूरे अरब को एक साथ लेकर के आए। तो अभी जब हमास के साथ जंग रही है 7 महीने से, सारे मुल्क एक जगह पर, एक पेज पर, एक सतह पर कायम रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के मुल्कों की कोशिश रही कि किसी तरह से रिफ्ट पैदा की जाए ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। फ़िलहाल तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, नाकामी इनको हासिल हुई है। अगर फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता है, अमेरिका में चुनाव है इसी साल, जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर है। ये चुनाव में जाने वाले हैं। 84 साल की इनकी उम्र हो चुकी है। अगर राष्ट्रपति सेकंड टाइम फिर बनना चाहते हैं। ट्रंप इनसे बहुत आगे निकल चुके हैं मकबूलियत में। इसराइल का मामला अगर ये हल नहीं करा सके तो इनकी अपनी कुर्सी फंस जाएगी। हमास को इसराइल हरा नहीं पाएगा और हमास को जो मार इस बार लगी है वो ऐसी है, तो इसराइल को जो मार लगी है वो ऐसी है जो क़यामत तक भुला नहीं पाएंगे ज़ायनिस्ट। ईरान की इसमें तारीफ़ करनी होगी, सऊदी अरब की तारीफ़ करनी होगी और तुर्की की तारीफ़ करनी होगी, जो मुस्लिम मुल्क हैं, और तारीफ़ करनी होगी चीन और रूस की और नॉर्थ कोरिया की, कि वो जिस जगह पर जहाँ जैसे जिनके अपने काम थे वो उन्होंने अंजाम दिए। चीन बहुत साइलेंट रहता है, कूल रहता है, वेट एंड वॉच की उसकी पॉलिसी रहती है। रूस ने जो मदद हो सकती थी वो अपनी जारी रखी। नॉर्थ कोरिया से जो सिलसिला चलता वो चलता रहा खामोशी के साथ। हमास के साथ ये जंग बड़ी मुश्किल जंग है,
मगर हमास ने जो इसराइल को शिकस्त दी है वो एक ऐतिहासिक है। ये तारीख में दर्ज हो चुकी दास्तान है, जो अब बच्चे आया करें, पैदा होंगे और बड़े होंगे, वो पढ़ेंगे कि किस तरह से इसराइल का हासिल हुआ था। सॉल्यूशन फ़लस्तीन के मसले का नहीं हो पा रहा है अभी तक। टॉक्स चल रहे हैं, बीच में इंटरप्ट हुए थे मगर फिर से जारी हैं, और उम्मीद यही है कि किसी भी वक्त हम आपको ये जुमला दोहरा दें, उस पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है अमेरिका की तरफ से। क्योंकि अभी जब इस्माइल हनिया तैयब अर्दगान से मिले तो बात कही गई कि हमास की जो क़यादत है, लीडरशिप है, वो कतर से शिफ्ट हो जाएगी तो टर्की इसलिए शिफ्ट हो जाएगी कि कतर को लेकर के इसराइल ने कई सारी थ्रेट्स अल जज़ीरा चैनल को बंद करने के से लेकर के हों या हमास की लीडरशिप को हिट करने के लिए हों, वो दे रखी हैं। तो इस्माइल हनिया की जब तैयब अर्दगान से मुलाकात हुई तो उसके बाद बहुत सारी खबरें बनने लगी और तैयब अर्दगान बार बार कहते ही रहते हैं कि हम हर तरह से हर वक्त हमास के साथ हैं। जैसे ही ये खबर आई दुनिया भर में पूरा भूकंप सा आ गया कि हमास की लीडरशिप कतर से टर्की शिफ्ट होने जा रही है। अमेरिका ने कतर के किंग से बात की, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने बात की, सभी फरीक ने कतर से बात की और उनको समझाया कि किसी तरह से आप इस जो मीडिएशन है, बातचीत है, उससे बाहर न निकलें और आपको बने रहना होगा। अमेरिका चाहता है कि इस वक्त ये जंग ख़त्म हो और वो ये भी नहीं चाहता कि इसराइल उसको खींच करके लाके जंग में खड़ा कर दे, लेकिन इसराइल का साथ देना उनकी मजबूरी है। जो यहूद है, ज़ायनिस्ट हैं, वो रगेजा हैं, दुनिया उनके हाथों में है, सब कुछ उनके हाथों में है। अमेरिकी राष्ट्रपति यहूदी है, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति यहूदी है ज़ेलेंस्की, अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन वो यहूदी है। तो यहूदियत को सपोर्ट करना, उनके साथ खड़े रहना अमेरिका की मजबूरी है, उनकी ज़रूरत है, इसलिए वो इसराइल के साथ बने रहेंगे। इसराइल को बनाने वाले अमेरिका और यूके हैं, इसराइल को ये छोड़ नहीं सकते, उनकी अपनी प्रॉक्सी है ये। जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, जंग चलेगी। 200 दिन के अंदर जो अब तक अपडेट्स थी वो हमने कोशिश की कि थोड़ा सा इन शॉर्ट वो बताएं आपको। 40,000 लोगों की शहादतें हो चुकी हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, ज़ख्मी हुए हैं। गाज़ा सिटी, खान यूनुस, रफ़ा पूरी तरह तबाह कर दिए हैं। वहाँ पर जो इमारतें हुआ करती थी कभी, वो बाकी नहीं बची हैं, खंडर रह गए वहाँ पर। 140 के करीब हमास के पास बंधक अभी मौजूद हैं, इसराइल के लोग। उनकी रिहाई के लिए नेगोशिएशंस जारी हैं, बातचीत चल रही है। एक के बदले 10 लोगों को छोड़ने के लिए इसराइल तैयार था, एग्रीमेंट हो चुका था, लेकिन उसका ऐलान नहीं हो सका क्योंकि इसराइल ने उसमें बीच में फिर और अड़ंगे लगा दिए थे। अभी भी बातचीत चल रही है। अमेरिका की तरफ से लोग पहुंचे हुए हैं फ़लस्तीन, गाज़ा में। खाने का जो सामान था वहाँ पहुंच रहा है लोगों के पास। इलाज के लिए जो ज़ख्मी लोग थे उनको भी जॉर्डन और इजिप्ट और जो दूसरे मुल्क हैं वहाँ पहुँचाया जा रहा है, अगर किसी को बाहर इलाज की ज़रूरत है तो। फ़िलहाल जो जंग है उसकी इंटेंसिटी कम हुई है, जंग नहीं रुकी है। आज की अभी तक की जो जानकारियाँ थी वो हमने बताने की कोशिश की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।